आज हम लोग पढ़ेंगे सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। तो सिंपल सर्किट में यानी सरल परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए वैद्युत सेल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि सेल क्या होता है। तो शुरू करते हैं पहले वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, नोट कर ले। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, और उसको चेंज करती है किसमें? वो वैद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल नोट कर लीजिए, प्राथमिक सेल लिखा रहे हैं। प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल इत्यादि। नोट कर लीजिए। याद कीजिए द्वितीयक सेल नंबर 2। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल नोट कर लीजिए। वे सेल
जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा पुनः वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अर्थात ये पुनः आवेशित हो जाते हैं, रिचार्जेबल, आवेशित, पुनः आवेशित हो जाते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के बारे में जो देखिए बना रहे हैं इसे हम। सेल एक बर्तन होता है, कांच का बर्तन ऐसे, और इसमें ऐसे क्या करेंगे, जल यानी इसमें पानी क्या करेंगे, डाल रख देंगे, और पानी रखने के बाद इसमें H2SO4 घोल देंगे, डाल देंगे, H2SO4। तो H2 सल्फ्यूरिक एसिड जब डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये घुल जाएगा। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड को रखेंगे ऐसे ऐसे, अलग अलग दो इलेक्ट्रोड हैं ऐसे, एक इलेक्ट्रोड इसको मान लेते हैं ऐसे, दो इलेक्ट्रोड हैं ऐसे। अब इसमें जो घुला है H2SO4, तो H पर क्या होगा, प्लस होगा, और SO4 पर क्या होगा, माइनस होगा। H प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव, इसको आयनोड कर देते हैं, आयनोड, ये प्लस है, और ये है कैथोड, ये क्या है, माइनस, ऐसे प्लस हो गया और एक माइनस हो गया ऐसे। और इसको क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कंडक्टर से ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ पे चाहे तो एक कुंजी भी लगा देते हैं। जो ही यहाँ पर हम जोड़ते हैं इससे, कंडक्टर से, इसको अगर मान लेते हैं एनोड है और ये क्या है, कैथोड है, तो एक प्लस पर SO4 आएगा ऐसे ऐसे, और एनोड पर क्या जाएगा, प्लस 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 ऐसे, और इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में, धारा क्या होती है, बहती रहती है, बहती रहती है। अब इसमें आता है ये, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको। ये जो घोल होता है
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जिस बर्तन में ये क्रिया होती है इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया। कौन सी क्रिया? वैद्युत अपघटन। और जिस बर्तन में ये क्रिया होती है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर अलग है और वोल्टामीटर। अगर इसमें इसको बोलेंगे वोल्टामीटर, ये जो है जो क्रिया हो रही है इसमें। आइए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल EMF क्या होता है। अगर यहां पर एक आवेश है, इसे प्लस आवेश है, आपको बताया गया है जो जल होता है यानी द्रव होता है, द्रव अगर एसिड हो या बेस हो, अम्लीय और क्षारीय हो, दोनों में से कोई हो, तो इसमें धारा बहने का कारण क्या होता है? आयन्स होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ये ऋण भी चलेगा और धन भी चलेगा। जिस दिशा में धन चलता है उसी दिशा में धारा बहती है, जिस दिशा में ऋण चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो जब धारा बहेगी कब? जब क्या चलेगा? आवेश चलेगा, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो। अगर एक आवेश हम ले, यहां का आवेश ऐसे संपूर्ण परिपथ में ऐसे होते हुए एक चक्कर लगा दे, यानी एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। चाहे तो नोट कर लें, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका फार्मूला बनाते हैं, कैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। आगे लिखिए, यदि Q आवेश को, यदि Q आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q इतना होगा। देखिए आवेश को, Q आवेश, अगर एक Q आवेश आया और सेल सहित संपूर्ण परिपथ में ऐसे घूम गया पूरा, तो इसको घुमाने में, इसको सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं। यह रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, ऐसे सेल को ऐसे बनाते हैं। सेल ये जो है बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव और छोटी वाली निगेटिव। यह रेजिस्टेंस जब बने तो आप हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, रेजिस्टेंस बना हो तो हमेशा दिमाग में बैठा रहे, या तो ये बल्ब होगा, या तो कूलर होगा, या तो पंखा होगा, या तो टीवी होगा, या जो कुछ भी हो, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा।
और ये कनेक्टिंग वायर है, ये कॉपर या एल्यूमिनियम का कनेक्टिंग वायर है। और ये आर जो बनता है ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं कि तार टेढ़ा होता है, नहीं, इसका सिंबल ये है कि या तो बल्ब होगा, या तो पंखा होगा, या कूलर होगा, या प्रेस होगा, या हीटर होगा, या ओवन, कुछ भी हो, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई ना कोई उपकरण होगा। तो आवेश को अगर यहाँ से शुरू किया जाए लेकर के चले और ऐसे चलते हुए संपूर्ण परिपथ में और सेल के यहाँ तक आ जाए, तो जितना कार्य किया गया वो कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, इसी को बोलते हैं वोल्ट, या वोल्ट होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, सेल का विद्युत, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इसमें इसका परिभाषा क्या होगा। एकांक आवेश को, मान लीजिए आवेश कोई है यहाँ पे, एकांक आवेश को, इस सेल के दो टर्मिनल है, एक पहला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दो टर्मिनल होते हैं। सेल के एक टर्मिनल, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी आवेश को बाहर से, यहां से लेकर के और यहां तक पहुंचाने में, सेल के अंदर नहीं, सेल के कहां, बाहर, यानी बाहरी परिपथ में। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में, प्रवाहित करने में सेल द्वारा, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल भी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल भी से व्यक्त करते हैं। माना क्यू आवेश को बाह्य परिपथ में सेल के एक टर्मिनल से, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में, दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित
करने में किया गया कार्य W1 हो तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर W1/Q। मात्रक देखिए इसका, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर नोट कर लीजिए। अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताया गया है कि जब कोई कंडक्टर चालक है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उस चालक का प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर क्या होते हैं? लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, द्रव को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और उस वैद्युत अपघट्य में आवेश यानी आयन, धन आयन और ऋण आयन चलते हैं। जब चलते हैं तो वो भी टकराते हैं, उनके भी मार्ग में क्या होती है? रुकावट उत्पन्न होती है, इसलिए उसके अंदर भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो लिखेंगे ऐसे, सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य में धारा के मार्ग में अवरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, ऐसे उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ऐसे अगर सेल है, ऐसे सेल है तो सेल के निगेटिव से एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और ऐसे डॉटेड लाइन से क्या करेंगे? एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे तो समझ जाएंगे हम लोग कि क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। और यहाँ लिखा रहेगा ई का मतलब हुआ सेल का विद्युत वाहक बल है। और यहाँ पर अगर बाह्य प्रतिरोध ऐसे एक जोड़ दिया जाए तो बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर कहेंगे और बाह्य प्रतिरोध के सिरे के विभवांतर को कहेंगे टर्मिनल विभवांतर। देखिए क्या हुआ है, सर्किट बनी हुई है, परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में तीन चीज आ गए, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का ये क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर। अब अगला आर्टिकल रहेगा ई वी आर में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल ई, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। इन तीनों को ठीक से नोट कर लीजिए। फिर इसको आप नोट कर लीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? नंबर 1, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है जिस बर्तन में लिक्विड घुला है, द्रव घुला है, जल होता है, H2SO4 घुला है, AgNO3 घुला है, CuSO4 घुला है, जो भी हो तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। लिक्विड को जो द्रव होता है
वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जितना ही गाढ़ा करेंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नंबर 2, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड अभी बताए हैं आपको, ऐसे यहाँ पे समझिए, एक बर्तन है और बर्तन में जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी जितना ही दूर होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा, जितना ही पास होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा। वैद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये इलेक्ट्रोड जो डाले जाते हैं लगभग ये सिलेंडर के आकार के होते हैं, बेलनाकार, तो इसका जो क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। अपघट्ट का ताप बढ़ाने पर, जब इस लिक्विड का ताप बढ़ाएंगे तो इसकी श्यानता, विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाती है। कोई भी लिक्विड हो उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता क्या होती है, श्यानता घट जाती है। घटने के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, घट जाता है। इसको क्या करें आप लोग नोट कर लें और शेष अगले वीडियो में हम देखते हैं विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध है।